हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज हम लोग सीखने जाएंगे हुक्स लॉ फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हुक्स लॉ तो ऐसे फिजिक्स में होता है, बट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी या यूज हो जाता है क्योंकि इट इज और समवॉट लाइक स्प्रिंग जैसा काम करता है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ यूज हो जाता है। तो उसका डिटेल्स में सीखेंगे कि किस तरह से क्या होता है क्या नहीं। काफी बच्चे लास्ट टाइम नाइपर से पहले भी मुझे पूछ रहा था कि सर आईआर का वैल्यूज इतना सारा है, किस तरह से याद रखूं, क्या करूं, और इसका क्वेश्चन आने से किस तरह से उसको हैंडल करूं, एटम सही ऑप्शन किस तरह से फाइंड आउट करूं। तो देखो, अगर आईआर वैल्यू आपको डिटेल्स में याद हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आईआर वैल्यू डिटेल्स में याद नहीं होता है तब भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर करेक्ट आप निकाल लोगे, अगर आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बातें पता हो, चाहे आप फार्मेसी का हो या फिर कोई भी बैकग्राउंड का हो। अगर आपका वहां पे आईआर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो में आगे जाने से पहले बोल दूं, वीडियो को शेयर करो और क्या करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके इतना शेयर करो। तो देखो, हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है उसका डिटेल्स में चीजें को सीखेंगे, और जितना भी लोग इंटरेस्टेड हो ना, वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है। ये आधा सीख के कुछ नहीं हो सकता, लिटिल नॉलेज इज डेंजर, इस तरह से कुछ एक लाइन होता है। तो देखो, तो आपको क्या होता है, ये हो गया आपका न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर के बाई म्यू, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्या है मैं बोल देता हूँ। ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये तो पाई कांस्टेंट हो गया, ये के हो गया फोर्स कांस्टेंट, एंड म्यू हो गया मास कांस्टेंट। ये दो चीजें आपको याद रखना है। बट आप अगर हमारा आईआर वैल्यू के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा तो आपको पता है कि वहां पे हम लोग कैसे लिखते हैं 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोग यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी में तो यूज नहीं होता, कहाँ पे होता है, वो वेव नंबर में होता है। तो हम इस फॉर्मूला को वेव नंबर के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, ये हमारा पहले से ही फॉर्मूला है कन्वर्जन। अब यहाँ इसको आप c इंटू 1/λ लिख सकते हो। डेट मीन्स फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c इंटू वेव नंबर। तो ये हो गया हमारा फाइनल कन्वर्जन। अब हम इस वाले फ्रीक्वेंसी में ये पुट कर देंगे c इंटू वेव नंबर इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर के बाई म्यू, ऐसे ही रख देते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर रख देते हैं, और इस c को हम नीचे ले आएंगे 2 पाई c रूट ओवर के बाई म्यू। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बुक में दिखाई देता रहता है। अगर ये वाला भी लिखा रहता है तब भी सही है, ये भी सही है। तो ये वाला ज्यादा करेक्ट है क्योंकि हमारा यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो डेफिनेटली ये वाला आप लोग ज्यादा प्रिफर करो। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया सी, ये बातें आपको पता रहना जरूरी है। उसके बाद देखो अब क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू में क्या है क्या नहीं डिटेल्स में बोलता हूँ। क्या हो गया फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू हो गया मास कांस्टेंट। कोई मास फैक्टर भी बोलता है, कोई नहीं, जो भी बोले आप चीजों को समझना ज्यादा जरूरी होता है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस चीज को आप याद रखना। हम इसका कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे, बट किस तरह से क्या होता है वो आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। अब देखो, सबसे पहले फोर्स कांस्टेंट रिलेटेड चीजें करते हैं के। अब अगर आप इस फॉर्मूला को डिटेल्स में देखोगे 1/2 पाई सी रूट ओवर के बाई म्यू, ठीक है। 2 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट। सी होता है लाइट का स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में भी कर सकते हो 10⁸, बट इसका यूनिट एट द एंड सेंटीमीटर में इनवर्स में रहते हैं, तो इसमें करना ही ज्यादा अच्छा है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ये तीनों कांस्टेंट है तो इसको इग्नोर करो। अब एक चीज याद रखो, म्यू इज इक्वल टू, ये रूट है, रूट को भी छोड़ दो, रूट मतलब हाफ होगा ऊपर, इसको इग्नोर करो। अब देखो ऊपर में क्या है और नीचे क्या है, उसके साथ एक रिलेशन होता है। कोई भी चीज अगर x इज इक्वल टू y बाई जेड होता है, डेट मीन्स सपोज x इज इक्वल टू y बाई जेड, ठीक है। कौन सा क्या है आपको पता नहीं, बट ये बात आपको पता रहेगा। अगर इस तरह से रहता है, दैट मीन्स x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, ऐसा होता है। अगर y इंक्रीज होगा तो x भी इंक्रीज होगा क्योंकि ये ऊपर है। अगर z इंक्रीज होगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज होगा क्योंकि ये नीचे है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत पता है इतना, तो आप दो फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 1, वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, फोर्स कांस्टेंट। नंबर 2, वेव नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू।
दैट मीन्स मास कांस्टेंट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। तो यहाँ से आप किस तरह से आप क्या करोगे, आपका आईआर वैल्यूज में ये पुट करेगा ये नॉलेज, उसके लिए सेकंड पेज में करते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो जाते हैं सेकंड पेज में, अब देखते हैं। अब देखो हमने क्या सीखा वहां पे, फर्स्ट फॉर्मूला वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के फोर्स कांस्टेंट। अब फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट कब इंक्रीज होता है, तो उसके लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। सी सिंगल वन सी, सी डबल वन सी एंड सी ट्रिपल वन सी। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने ले लिया। तो यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ फोर्स कांस्टेंट मतलब होता है दो बॉन्ड के बीच कितना स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल सकते हो इनडायरेक्टली आप, ठीक है। तो इसका जो भी स्ट्रेंथ होगा इससे ये वाला ज्यादा होगा, कुछ किलोजोल वगैरह में यूनिट होता है, वो सब छोड़ो, इतना डिटेल्स नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है आपको। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल वन, ट्रिपल वन में और ज्यादा होगा फोर्स डेफिनेटली। इसको एक बॉन्ड ने बांध के रखा, इसको दो ने, इसको तीन ने, तो इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब आपको क्या करना है, चाहे पाबिया हो या फिर आपके पास जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुक हो वहां से बुक उठाना है, या फिर क्रोम में जाके भी आप देख सकते हो कि इनका वैल्यू कितना है। आपको मिलेगा कि इससे ज्यादा ये है, इससे ज्यादा ये है। तो मैं बोल ही देता हूँ, इसका लगभग 2200 का आसपास होगा, इसका 1600 का आसपास कुछ होगा, 1650 के आसपास होगा, ये 2220 इस तरह का हो सकता है। तो जो भी हो इस तरह का इंक्रीज होता रहे, ये हो रहा है ड्यू टू द फोर्स कांस्टेंट। अब आपको अगर ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता भी नहीं है, बट इतना बात पता है कि डबल वन से ट्रिपल वन का वैल्यू ज्यादा होता है, उसका पीछे का रीजन फोर्स कांस्टेंट है, तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि वहां पे आपका हमेशा कॉन्सेप्ट दिखता है, ना कि क्या रट के गए हो वो सब नहीं दिखता है। और उसके बाद और एक कुछ एग्जांपल ले सकते हो, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सी डबल वन एन का ले लो और सी ट्रिपल वन एन का ले लो। तो वहां पे भी इस तरह का ही फोर्स कांस्टेंट का ही मामला आता है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली उसका क्या हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज होगा। और कुछ एग्जांपल आपको फैक्टर अफेक्टिंग आयर वैल्यूज, जब आप जाओगे स्ट्रेचिंग वैल्यूज वगैरह, तब आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह बहुत कुछ वहां पे है। तो उसका पीछे भी रीजन ये सब ही है। सपोज सी सिंगल वन एफ हो गया, सी सिंगल वन आयोडीन हो गया, या फिर सी सिंगल वन सीएल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इस बॉन्ड का अपने तरह खींचने का कोशिश करेगा। दैट मीन्स फ्लोरीन विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ड्यू टू डेट दिस बॉन्ड बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग हो जाने के वजह से अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फोर्स कांस्टेंट बढ़ रहा है। कोई भी बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग हो रहा है दैट मीन्स फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, और इसके लिए वेव नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का लगभग घूम के जाके सब कॉन्सेप्ट दो चीजों में ही होता है, नंबर वन फोर्स कांस्टेंट, नंबर टू मास कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट का तो आप समझ गए। अब मास कांस्टेंट का देखो, मास कांस्टेंट अगर इंक्रीज हो रहा है किसी का तो उसका वेव नंबर वैल्यू डिक्रीज होगा। अब मास कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल ले लिया, सी एच ले लिया, तो सी को पकड़ रहा हूँ m1, एच को पकड़ रहा हूँ m2, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा डेट इज म्यू वन, कुछ तो वैल्यू आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लेना, इसका मास ले लेना, इसका ले लेना और म्यू का वैल्यू निकाल लेना। और उसके बाद फिर से मैं कर रहा हूँ सी, हाइड्रोजन की जगह में इस बार ड्यूटेरियम दे दिया। व्हाट इज ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो ड्यूटेरियम देने के साथ साथ क्या हो गया, ड्यूटेरियम का मास नंबर हाइड्रोजन से डबल है। हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, इसका 2 है। तो यहाँ पे फिर से इसको ले रहा हूँ m1 एंड इसको ले रहा हूँ m2, और इसका जो मास वैल्यू आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ μ2, ठीक है, μ2 निकल रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और देखो, अगर ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे यूज करोगे तो पहले के तो यहाँ पे m2 के जगह में 1 था हाइड्रोजन की वजह से, अब क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। दैट मीन्स μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ओके। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 होने से क्या है, μ2 के टाइम में जो भी हमारा क्या बोल रहा था, सपोज इस टाइम में मैंने लिख लिया वेव नंबर 2 और ये वाला में लिख लिया वेव नंबर 1। तो अब वेव नंबर 2 क्या हो रहा है, वेव नंबर 2 इज स्मॉलर देन वेव नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखो। बेसिकली हो क्या रहा है, μ2 बड़ा हो गया, अगर कोई चीज इंक्रीज हो रहा है डेट मीन्स उसका वेव नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो μ2 का वेव नंबर जो है वो लेस देन μ1 का
जो है, डेट मीन्स वेब नंबर 1। ठीक है, तो यही था कॉन्सेप्ट। तो इस तरह का नॉलेज आप यूज कर सकते हो। तो ये CH एंड CD लगा के बहुत कैलकुलेशन देते हैं, आपको हमेशा कैलकुलेशन सही करना है। आप देखो कि बेसिकली हो क्या जा रहा है, ये मास कांस्टेंट इंक्रीज कर रहे हैं, डेट मीन्स मास कांस्टेंट जब इंक्रीज होगा उसका म्यू वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह का वेब नंबर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मैं जितना हो सके इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे ईमेल करो या फिर टेक्स्ट वगैरह करो, तो फिर से हम कमेंट करो, इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद रखना, इसी से सब कुछ होता है। तो ये CH का और CD का चाहे आप IR वैल्यूज देख लेना, CD का कम होता है, CH का ज्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप